हेलो दोस्तों, एक नवीन विचार नए वीडियो के साथ, बिल्कुल तात्कालिक, समय सामयिक। हरियाणा के चुनाव अभी खत्म हुए हैं और फिर मेरे छोटे साथी, मैंने जतिन के आग्रह को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो, जो एक काम की चीज भी बनेगा शायद, जतिन की बात में जो एक विचार था वो काबिले तारीफ है। चुनाव में क्या हुआ, जीत आ गई, ये चीजें बहुत बहस हो रही है पब्लिक डोमेन में। हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाते हुए द इम्पैक्ट ऑफ हरियाणा इलेक्शन ऑन नेशनल पॉलिटिक्स, इस बात पर बात करेंगे। इसमें कुछ बातें हो सकता है तीखी लगे, अच्छी भी ना लगे, लेकिन श्रेष्ठ दवाइयां कड़वी भी हो सकती है। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूं कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। मैं समीक्षा कर रहा हूं हरियाणा की। दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों ने बहुत मेहनत की। पानी की तरह से पैसा बह रहा था, साधन लगे हुए थे, कार्यकर्ता थे, दोनों के मेहनत कर रहे थे। और एक कटिंग एज फिगर होती है, जैसे 33% के ऊपर बच्चा है वो पास, और थोड़ा सा भी अगर एक नंबर भी कम रह गया तो फेल। ऐसा ही हुआ। एक एक बात की ब्रीफ सी समीक्षा करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। बीजेपी को लगभग 39.9 के आसपास वोट शेयर मिला, जो पिछले चुनाव से +3% था, 3% ज्यादा। कांग्रेस को 28% से 39% तक आ गई, यानी +11% कांग्रेस ने वोट बढ़ा ली। ये बहुत बड़ी सफलता है कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी के वोट शेयर को छीना नहीं, 3% बीजेपी ने अपनी वोट शेयर बढ़ा ली। इसलिए कांग्रेस की स्ट्राइक रेट जिसको कहते हैं वो थोड़ी सी कम रह गई। ये बात सच है कि यश जीत को ही मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण जी का यह व्याख्यान था, लेकिन समीक्षा तो की जाएगी। सफलता कुछ दे या ना दे ये और बात है, लेकिन असफलता बहुत कुछ दे जाती है, कुछ भी नहीं तो तजर्बा दे जाती है। अपने पराये जिसको कहते हैं, कुछ अंदर खाते समीकरण बदलते हैं, कुछ लोग लाभ के लिए इधर उधर होते हैं, यानी एक मंथन होता है। और डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस चुनाव के बाद सरकार के लिए कुछ चीजें करना आवश्यक हो गई है, और सरकार को आज के ही अगर न्यूज़पेपर देखें तो 25,000 रोजगारों का अपॉइंटमेंट लेटर का मेला लगा रहे हैं। रोजगार के ऊपर चुनाव लड़ा गया। महंगाई भी एक मुद्दा था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने चाहिए, मैं हर बार कहता हूं कि नारनौल जैसे मेरे नगर में यूनिवर्सिटी का मुद्दा हमेशा रहता है। जब तक यहां नहीं खुलेगी तब तक मुद्दा रहेगा। ये बातें आएंगी। अगर बारीकी से देखें, डेटा को डाइसेक्ट करते हैं, तो लाभार्थी प्लस धर्मार्थी
प्लस शरारती, इनको अगर मिला दें तो चीजें हिली हुई हैं। लाभार्थी में वो लोग जिनको सरकार के खाते से कुछ पैसा मिलता है, इसमें पेंशन है, वेलफेयर की जो विडो पेंशन के बेनिफिट्स हैं वो, जिनको मुफ्त में अनाज मिलता है वो लोग, और कुछ दिखाया गया है कि 2100 रुपए खाते में आएंगे। थोड़ा सा जो फसलों का भुगतान है समय के ऊपर होने लगा है, ये चीजें भी चुनाव को प्रभावित करके गए हैं, और ये बीजेपी की समय रहते हुए एक अच्छी नीति रही है। कितना भी कोशिश, कांग्रेस ने स्ट्रगल बहुत अच्छा किया, चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है, नेतृत्व तो बिल्कुल साफ दिखा दिया था, और जिन जिन क्षेत्रों में मुकाबला किया, यानी जहां जहां डायरेक्ट फाइट थी, वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन जहां जहां ट्रायंगल बना दी गई, चुनाव आमने सामने होता है, नीति का भी होता है, आईटी सेल भी काम करते हैं, प्रोपेगेंडा सेल भी काम करता है, ये सब कुछ होते हुए भी जो नतीजे आए वो सबको अचंभित करने वाले हैं। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। हमने लगभग 10 बिंदु इस तरह के चुने हैं जिनकी वजह से बीजेपी सरकार में आ गई और कांग्रेस सरकार में आते आते रह गई। ये उसी तरह से हो गया जैसे जीमने के लिए पत्तल सामने रखी हुई हो और एकदम हटा ली गई हो। कारण है, एक तो सिंगल ट्रांसफर वोट नहीं है यहां, हमारे यहां फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट, जिसको पहली बार दे दिया गया वही चुनाव जीतता है। दूसरा कारण, बहुत बड़ी बात है, जो आंदोलन चला था उस आंदोलन का इंपैक्ट जरूर रहा है, लेकिन आंदोलन के इंपैक्ट को कम करने के लिए जो जाति समीकरण है उनकी मार और तीखी कर दी गई। विशेष तौर से SC-A और SC-B, BC-A और BC-B, और 3 मैंने बात बता दी, लाभार्थी, स्वार्थी, धर्मार्थी और शरारती। इन लोगों का भी इंपैक्ट रहा है। न्यूसेंस भी इस तरह से पैदा करने की कोशिश की जाती है नीचे नीचे, जो वोटों को प्रभावित करती है। ये राजनीति है, यहां पर वफाई से ज्यादा बेवफाई भी काम कर जाती है। एक फिल्म थी राजेश खन्ना, उसमें एक लाइन आती थी, मुझे याद आता है, दामन के ऊपर थी, उसपे दामन में तेरे फूल हैं कम और दाग हैं ज्यादा। और इसी गाने में एक आगे लाइन आती थी, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई। ये बेवफाई शब्द है, अंडरलाइन कर ले, मार्क कर ले। पता ही नहीं लगता था कांग्रेस में एक बीजेपी घूम रही है, बीजेपी में एक कांग्रेस घूम रही है। दूसरा कारण, सिर्फ एक जाति समीकरण से चुनाव नहीं लड़ा जाता, सबका साथ लेके कांग्रेस ने जाट डोमिनेंस जो दिखाया उसका प्रभाव नॉन जाट्स के ऊपर पड़ा। एक बड़ा फैक्टर, स्ट्रेटजी जो बीजेपी ने की वो थी ओबीसी स्ट्रेटजी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बना दिया, हरियाणा में नायब सैनी को सीएम बना दिया। बीजेपी ने जो मोहरा चल नहीं रहा था, यानी सीएम फेस को बदल दिया, जिससे इनकम्बेंसी है वो फीकी पड़ गई। जबकि कांग्रेस ने एक और काम किया, अपने उसी चेहरे मोहरे से जो पहले यूज किया हुआ था उसी को दोबारा और तिबारा यूज किया और उसको देखा हुआ था। यहां एक विशेष बात कहना चाहूंगा मैं, स्लीपर सेल काम कर रहे थे। स्लीपर सेल का मतलब सीधा है,
आस्तीन के सांप या घास में छुपे हुए सांप, इसके लिए अपने पास बैठने वालों से ज्यादा चिंतित थी। लगता नहीं था कि ये आदमी भी दूसरी तरफ जाके ये कर सकता है। एक पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आखिरी दिन तक पार्टियां बदल कर गए हैं लोग। मुझे याद आती है वो लाइनें, मुझे घोर दरिंदों की भारी चीखों से खौफ नहीं आता, मुझे घोर दरिंदों की भारी चीखों से खौफ नहीं लगता, मुझको तो पास बैठे मुस्कुराते हंसते हुए मित्रों से डर लगता है, जो आपकी पार्टी में है, हंसते रहते हैं और वो स्लीपर सेल का काम करते रहते हैं। ये जो भीतर घात हुआ है, इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। कुछ वेदर कोक होते हैं, वेदर कोक का मतलब जिधर का मौसम हवा चलती है उधर ही मुंह हो जाता है मुर्गे का। नाम क्यों लें किसी को, अच्छा मूड है क्यों खराब करें। लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे मलाई चाटने वाले और खीर खाने वालियां इधर उधर हो गई थी। एक प्राउड, हमारी सरकार आ रही है, इस तरह से सरकार चलाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी पहले ही गुब्बारा फुला दिया। और कहावत है प्राउड हैथ ए फॉल, ज्यादा घमंड कर गए। यहां सच्ची और खरी बात एक आ गई है, ये चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा, ये चुनाव हरियाणा वासी लड़ रहे थे, आम वोटर लड़ रहा था। बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ हरियाणा था चुनाव। और आखिर में एक ट्रेनिंग का बड़ा फर्क रह जाता है। खास तौर से मैं एनसीसी का अंडर ऑफिसर था, उस समय हमें बहुत अच्छी तरह से एक ट्रेनिंग दी जाती थी, युद्ध करने से पहले युद्ध की तैयारी कैसे कर ले, अगर इमीडिएटली कोई क्राइसिस हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, उसको किस तरह से उठा के ले जाना है, यानी रैपिड एक्शन। बीजेपी के पास बहुत सारे मुंह वाले केडर हैं, कहीं आरएसएस है, कहीं शिवसेना है, कहीं बजरंग दल है, कहीं हिंदू महासभा है, बहुत सारे दल हैं जो अंदर फैले हुए हैं और पन्ना पेज की जो पॉलिटिक्स होती है। कांग्रेस पास केडर नहीं है, ये ऊपर की हवा जैसे चलती है, जमीन पे ग्राउंड पे काम करने वाले नहीं है, वो कल्चर भी है। एक और बड़ी बात, अकेला चलो तो अकेला ही रह जाओगे। इंडिया गठबंधन था तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ निभाना चाहिए था। कितनी से सीटें मांग रहे थे, 5 6 7 सीटें देने से आप पार्टी की स्ट्रेंथ आपके साथ लग जाती। 2 ही तो सीटें समाजवादी पार्टी मांग रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ लग जाती। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, अकेला चलो तो अकेले रह गए। आप पार्टी के पास हो सकता है 2% से भी कम वोट, 1.3% वोट लिए, लेकिन अगर कांग्रेस के शेयर में 1.3 अगर जोड़ देते हैं तो सत्ता में बैठ जाती है। 40 एमपी समाजवादी पार्टी यूपी से लेके आ रही है, 2 सीटें मांग रही थी, 7 लगती हुई स्टेट है, मुस्लिम वोटर्स पे प्रभाव पड़ता, काबिज हो जाते सत्ता में। और गठबंधन का मतलब इसको कहते हैं आप मेरी रेस्पेक्ट करो, मैं आपकी रेस्पेक्ट करूं। वैसे तो इंडिया गठबंधन कर रखे हैं और एक दूसरे के ऊपर तार को लगाने की कोशिश करते हैं। आप पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और समाजवादी पार्टी एक जमीन की पार्टी है। आईटी सेल बहुत बारीक डेटा से काम कर रही थी, चंद्रशेखर का, मायावती का, जेजेपी का, इन लोग का, और इंडिपेंडेंट इस तरह से डाल दिए गए ताकि किसी तरह भी ट्रायंगल और 4 एंगल बन जाए, और उसका इंपैक्ट आ गया है। अब दूर जो फट गया है उसको फेंकने में फायदा है। इसको कहते हैं डोंट ब्रूड ओवर। अब रोने से कोई फायदा नहीं, अपनी चीजों को, अपने घर को ठीक करो। बहुत सारी जगह इंडिपेंडेंस नंबर 2 पोजीशन पे आ गए हैं। एक सीधा सबको पता है, टिकटों के बंटवारे में नालायकी हुई, हो सकता है अंदर खाते अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए
जो पब्लिक डोमेन में जो बात हो रही है वो ये है कि अगर ज्यादा सीट आ जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसलिए अपनी पार्टी में सीटें ही कम लेके आओ। और बीजेपी के कुछ ताकतवर जो कैंडिडेट्स थे उनके सामने अगर कमजोर कैंडिडेट नजर आए हैं या डाल दिए गए हैं तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम था। ये बातें सबको मालूम है, बहुत बहस हो रही है और ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। नाम मैं नहीं लूंगा, हालांकि मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जहां पहले ही लोग मायूस हैं उनको गलत संदेश नहीं देने चाहिए। उठो, खड़े हो और फिर दौड़ो। अब देश की राजनीति के ऊपर इस चुनाव का क्या असर होने वाला है, यहां मैं हरियाणा का नक्शे के साथ दिल्ली के साथ जुड़ी हुई है। यहां दिल्ली है और बीजेपी और आप पार्टी की सीधी टक्कर दिल्ली में होनी है। अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। हरियाणा में क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल भी सीट नहीं दी आप पार्टी को, दिल्ली में आप पार्टी एक भी सीट नहीं देगी कांग्रेस को, यानी सीधा डायरेक्ट फाइट बीजेपी और आप पार्टी में होगा। और ये चुनाव वाटरलू जैसा चुनाव होगा। ये बहुत टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं और हरियाणा में क्योंकि बहुत ही थोड़े मार्जिन से बीजेपी ने सरकार बनाई है, जिसका प्रोपगंडा जबरदस्त किया हुआ है, इसका इम्पैक्ट दूसरे राज्य जैसे झारखंड और महाराष्ट्र में इस समय पड़ेगा, उसके बारे में मैं आगे बताता हूं। इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र, जहां शिंदे सरकार चल रही है, ये जुगाड़ की सरकार है, यहां मैनिपुलेशन से सरकार चल रही है और झारखंड के सीएम को अंदर किया हुआ है था, जो अभी बाहर आ गया, वहां पर एक सिंपैथी भी है। अब झारखंड का इम्पैक्ट जैसे दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो सकता है 7 करवाने की वो कोशिश करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी और वैसे कांग्रेस भी यही करती रही है, ये छोटी पार्टियों को स्वेलो करके बड़ी बनती है। जो इनका साथ देता है वही कमजोर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब में अकाली दल नजर ही नहीं आता। जेजेपी जिनके साथ सरकार थी हरियाणा में, वो बिल्कुल धो दी गई। इन लोग 2 सीट लेकर हरियाणा में है, वो भी इनके साथ ही रही है। सीधी सीधी बात यह है कि झारखंड में रीजनल फोर्स और खासतौर से कांग्रेस का जो गठबंधन होगा, होता है या नहीं है, और टिकट वितरण किस तरह से होता है, यहां पर चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बिल्कुल जो शिवसेना के सीएम थे उसकी सरकार में से, उसकी पार्टी में से एक टुकड़ा पीस लेकर और अपना साथ देकर, यानी भीतर घात करके बीजेपी ने सरकार बनाई थी। यहां शरद पवार जैसे बड़े वरिष्ठ और श्रीउड नेता मौजूद हैं और बॉम्बे के ऊपर बड़ी पार्टियां सभी कब्जा करना चाहती हैं, क्योंकि बॉम्बे कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। दिल्ली बीजेपी के पास नहीं है इस समय, बॉम्बे पे कब्जा करना चाहते हैं। हैदराबाद इनके पास नहीं है, बेंगलुरु इनके पास नहीं है, कलकत्ता इनके पास नहीं है। इसका मतलब यह है सोने की खाने तो दूसरी जगह पर है। यहां जो ये 3 चुनाव होने वाले हैं, झारखंड का, महाराष्ट्र का और बाद में दिल्ली का,
इनर्शिया इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी ने ले लिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। बीजेपी ओसिलेटिंग फोर्स की तरह से है, यानी जैसे एक टैक्टिकल होती है, थोड़ा सा पीछे हटके और तेजी से आगे अटैक करना। जितने भी कैनिबल एनिमल्स होते हैं उनका ये टैक्टिकल होता है, पीछे थोड़ा सा हटके और दोबारा आगे। आपने कभी देखा होगा बुल फाइट में भी बुल्स पीछे हट जाते हैं और फिर फाइट करते हैं, ये पीछे हटके और दोबारा से जो झटका मारा है। आपने देखा हरियाणा में 5-5 सीटें आई थी, 5 बीजेपी की और 5 कांग्रेस की। ये नजर आने लग गया था कि बीजेपी की दरी इस बार खिसक चुकी है, लेकिन बीजेपी की जो टैक्टिकल फोर्स है, जो इनका आईटी सेल है, जो प्रोपगंडा है, वो इस बार जीत गया। यद्यपि बीजेपी सिर्फ 3% ग्रोथ किया है और कांग्रेस 11% अपनी वोट परसेंटेज को बढ़ाने के बाद भी सत्ता से बाहर है। यहां फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा, स्टेट्स चाहे छोटी हो बड़ी हो, लोग साइड सिचुएशन लोकेशन का असर हमेशा रहता है, लेकिन छोटे छोटे नदी और नाले ही समुद्र बनाते हैं। पार्टियों को ताकत स्टेट से मिलती है। यहां एक बात जरूर है कि अगर ऊपर दिल्ली की सरकार के साथ स्टेट की सरकार कोऑर्डिनेट करती, यानी दोनों का सामंजस्य रहता है, तो जो जितने भी फंड्स यानी फाइनेंशियल पावर सेंटर के पास है, उनकी पेनिट्रेशन उस स्टेट में विशेष तौर से आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन जो वादा करते हैं वो कितना खरा उतरते हैं। जैसे हमारे शहर नारनौल में यूनिवर्सिटी बनाने का एक वादा किया हुआ था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लॉजिस्टिक हब जो पिछले 7-8 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर काम नहीं हुआ है। एम्स में थोड़ी बहुत मिट्टी डली है, चलो इस बार ठेका दे दिया। और महेंद्रगढ़ के पास एक आईएमटी बनना था, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यानी अगर आप दूर की फेंकते हो और धरातल के ऊपर काम नहीं करते हो, तो लोग आपको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, विरोध जरूर करते हैं या आपका कद थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहां यही बात हो गई है, जैसे स्पोर्ट्स में थे और मान लो आपने जंप किया 27 फीट, लेकिन जंप करते समय आपका हाथ थोड़ा सा पीछे टिक गया, 6 इंच पीछे, बैलेंस नहीं बनाया, तो आप 26.5 के ऊपर आप आ गए। ये डेसिमल 5 का फर्क पड़ गया। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ, जंप तो बहुत अच्छा लिया था लेकिन हाथ को पीछे टिका दिया, यानी फाउल हो गया। ये इन चीजों से समझना, सबक लेना जरूरी है, जो भी रेस्पॉन्सिबल पार्टी है। जो बड़ी बात है वो ये है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ बेनिफिट्स पे, कुछ जवानों की नीतियां, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड प्लान्स ये अब नीचे फिल्टर होकर आएंगे। और जितनी बार चुनाव होता है उतनी बर्फ पिघलती है। लोगों ने ये बिल्कुल अच्छी तरह से है कि उलट पुलट रोटी को करना सीख लिया है, ताकि रोटी सिकती रहे। और हरियाणा के चुनाव ने एक विशेष बात ये बताई है कि मरोड़ ठीक नहीं है, लोग मरोड़ तोड़ देते हैं। और इस बार तो कम से कम ये जरूर दिखा दिया कि कब्जी भी टूट गई है। यहां जैसे काम करते हैं उनका प्रतिफल भी उसी तरह से मिलता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज बॉल मारते हो उतनी ही तेज वापस आते हैं। अच्छे कामों के हमेशा लोग दुआएं देते हैं। और हमेशा ये लाइन मैं बोलता हूं, आपकी इनायतें, आपके कर्म, आपकी इनायतें, आपके कर्म, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। जितने अच्छे काम होते हैं उनकी प्रशंसा होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। कोटपुतली से चंडीगढ़ पहुंचने में 12 घंटे लगते थे, यानी जितने बजे कोटपुतली से चलते थे उतने ही बजे चंडीगढ़ पहुंचते थे। अब 4 घंटे में रास्ता पूरा हो जाता है। एक्सप्रेस हाईवे हमारे शहर नारनौल से रेवाड़ी गुड़गांव पहुंचने में दिन का दिन लग जाता था। अब जितनी देर में कुंड पहुंचते थे
उतनी देर में गुड़गांव पहुंच जाते हैं। बहुत सारी नई रेलवे लाइन दी है, टेलीकम्युनिकेशन में काम हुए, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी खुले हैं, मेडिकल कॉलेज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिए जा रहे हैं। ये इनायतें हैं, आपकी इनायतें, आपके कर्म, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। ये बेनिफिट्स अगर देते हैं तो लाभार्थी हैं, वो याद रखते हैं उससे। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, वो स्ट्रेटजी की है। आपके पास कैसा फेस है, लीडरशिप का एक फेस है, उसको दिखाकर चलते हैं। उससे भी ज्यादा उसके साथ लगे हुए होते हैं। मैंने एक कैंडिडेट को हमारे नजदीक, पहले हमारे कैडर में काम करते थे, मेहनती, छवि बहुत अच्छी, कोई चार्ज नहीं है और काम बहुत किया, वो खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंच के ऊपर उनके साथ जो बैठे हुए एक दो लोग थे, दिखाई देते थे, उनसे कहीं कहीं लोगों की शिकायतें थी, कुछ खफा भी थे। इसलिए जो साथ रहते हैं, आपकी ड्यूटी है उन पे भी नजर रखें। मुन्ना भाई के साथ जो सर्किट रहता है, उसका भी अपना एक रोल होता है। तो कैंडिडेट हैं, वो अपने आसपास किस तरह के लोगों को रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं लोग। इसलिए साफ सभी के लोग हैं, उनको अगर आप अपने साथ रखते हैं तो आपकी छवि में भी सुधार होता है। और कई बात भी कही जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत, कदरी सांप भुजंग मुख, स्वाति गुण एक तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल लीन। आकाश से जो बूंद गिरी, वो सोच रही थी पता नहीं क्या होगा, बूंद जो बन गई मोती, और आखिर में वो सीप के मुंह में गिरती है और मोती बन जाती है। हमारा वोटर ने जिस तरह का निर्णय लिया, जिस तरह के कैंडिडेट जिताए, वो अच्छे काम करेंगे, इस बात की अपेक्षा है। जो पिछड़ गए, जो रह गए, उनके लिए बड़ी सीधी बात है, कुछ भी नहीं मिला तो तजर्बा तो मिला। आगे के लिए उनको अपने साधन, अपना संयम, अपने साथियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अगले चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। हरियाणा का चुनाव हिंदुस्तान के चुनाव को दिशा देने वाला है। जिस तरह से एक पेट्रोल पार्टी चलती है आर्मी में आगे, और उसके बाद एक लेयर, दो लेयर सिक्योरिटी के चलते हैं, और असली बटालियन उसके बाद आती है। तो हरियाणा के चुनाव में इस समय एक गाइड स्टार का काम किया है। जो निराश हो गई थी बीजेपी, उसमें थोड़ी सी किरण आशा की डाली है। लेकिन ध्यान रहे, मामूली सी सफलता मिली है। इसको, सफलता को पचाने के लिए फूल कर कुप्पा होने की जरूरत नहीं है। मरोड़ अच्छी तरह से निकाल ली है। सक्षम और वाइब्रेंट अगर नेता नहीं लाओगे तो जो जनता सजा देती है उसमें आवाज नहीं होती। जैसे कहते हैं, खुदा की गाज में आवाज नहीं होती, सिर्फ सन्नाटा हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छे प्रोजेक्ट लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे कहलवाएंगे। अगर नहीं लाते हैं तो मैदान पड़ा हुआ है, एक बार फिर
अगले जो 3 चुनाव आने लग रहे हैं उनके लिए हम आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक विवेचक का काम सिर्फ इतना है, विद मलाइस टुवर्ड्स नन एट ऑल, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। देखते हैं आगे क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक।